नमस्कार, मैं शशि भूषण आज आप लोगों के बीच एक किताब के साथ हूँ। इस किताब का नाम है अपनों के बीच अजनबी और इसके लेखक हैं फरीद खान। ये किताब जब मेरे हाथ में आई तब से लेकर अब जबकि मैं किताब को पूरी तरह पढ़ चुका हूँ और इस पर आप लोगों के बीच बोलने के लिए भी बैठा हुआ हूँ, मेरे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। मार्मिकता में, सवालों के जवाब में और कुछ ज़िद भरी प्रतिबद्धताओं में। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस किताब ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। और अगर शुरुआती बात मैं बोलना चाहूँ तो यही बोलूँगा कि कोई ऐसी किताब जो कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है और कोई मार्मिक कविता नहीं है, वो इतनी मार्मिक हो सकती है, इतनी सवाली हो सकती है और इतनी आपके भीतर पहुंचकर और आपके भीतर के मनुष्य के आह्वान को उत्प्रेरित करने वाली हो सकती है। ये मेरे अनुभव में पहली बार आया। और इस किताब का परिचय मुझे कैसे मिला, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो आपको बताऊं कि सोशल मीडिया में सैयद मोहम्मद इरफान का एक फ़ेसबुक प्रोफाइल है, वहीं उन्होंने इस किताब की समीक्षा की एक छोटी सी। सैयद मोहम्मद इरफान, साइमा और ज़िया मोहिउद्दीन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एशिया की हिंदी उर्दू की ऐसी आवाज़ हैं जैसी आवाज़ें अब दोबारा क्या होंगी। ज़िया मोहिउद्दीन साहब कुछ दिन ही हुए गुज़र गए, अब वो शांत हो चुकी है आवाज़, मिट्टी में सो चुकी है वो काया जो उस आवाज़ को धारण करती थी। लेकिन अभी हमारे पास इरफान साहब हैं, साइमा हैं। इन लोगों की आवाज़ जो बनती है, जो भाषा इनकी बनती है और इनके जो रिकमेंडेशन बनते हैं, इनकी जो संगत बनती है और इनकी जो गुफ्तगू बनती है, वही अपने आप में एक कहानी कहती है। यानी ये बात बेहद ख़ास हो जाती है कि जब इरफान किसी किताब को रिकमेंड करते हैं तो उन्होंने इस किताब का एक अंश लिया था और उसी क्षण मैंने फेसबुक उनके प्रोफाइल में ही कमेंट में मैंने ये शेयर किया कि मैं ये किताब ख़रीदने जा रहा हूँ। और ये किताब मेरे पास आ गई और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इस किताब को पढ़ना एक तरीके से हमारे आजकल के समय में ही प्रवेश कर जाना था, जिसे सोशल मीडिया की शब्दावली में ये कहते हैं एक मित्र समाज में घुस जाना। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में, फेसबुक में, कहीं भी, ट्विटर में तो फॉलोवर होते हैं लेकिन फेसबुक में तो मित्र ही होते हैं। तो ये किताब पूरी तरीके से मित्रों को संबोधित है, मित्रों के सवाल जवाब पर है और मित्र शब्द का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करती है कि मित्र ने ऐसा कहा, मित्र ने ऐसा शक किया, मित्र ने वैसा पूछा। तो मित्र जिसके बारे में सोशल मीडिया की शब्दावली है कि हमने आज उन्हें अनफ्रेंड कर दिया, अमित्र कर दिया, तो ये किताब किसी को अमित्र नहीं करती है, बल्कि इस जिद के साथ उन मित्रों से मुखातिब होती है कि देखिए, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरा देखना है, जो मेरा सुनना है, वो मेरी ही जीवन पूंजी है। उस पर किसी की निगरानी क्यों हो, उस पर कोई सेंसरशिप क्यों हो, किसे मंजूर होगी उस पर किसी की सेंसरशिप। तो ये किताब है और इस किताब की शुरुआत करते हुए हमें जिन सवालों से गुज़रना होता है उसकी भूमिका बना देते हैं नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह जो जाने माने अभिनेता हैं और उन्हें और जानना तब बढ़ जाता है जब इस किताब में नसीरुद्दीन शाह भूमिकाकार की तरह सामने आते हैं, या कि राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स में हम देखते हैं कि उनकी भूमिका है। तो नसीरुद्दीन शाह जिस तरह से अपनी पहचान चिन्हित कर लिए जाने के दर्द से वो गुज़र रहे हैं और वो एक मार्मिक आख्यान इसमें पेश करते हैं कि जब उनकी पहचान इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक मुसलमान की तरह कर ली गई, और वो एक ऐसी दमदार भूमिका इसमें प्रस्तुत करते हैं जिससे ये किताब समझनी और ग्रहण करनी आसान हो जाती है। हम इस किताब पर आगे बढ़ने से पहले कुछ संदर्भ आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको याद होगा जर्मनी में, और जब हिटलर ने नाज़ीवाद के द्वारा यहूदियों की पहचान वे यानी अन्य की तरह करनी शुरू की थी और तमाम मीडिया
यही बताने में लग गया था कि यहूदी कितने गंदे होते हैं, ये पैसे कमाने की मशीन में बदल चुके हैं। बेरोज़गारी अगर है तो यहूदियों के कारण, भ्रष्टाचार है अगर तो यहूदियों के कारण, कुछ भी अनर्थ वाला, गंदा, अमानवीय या असुविधाजनक है तो उसके जिम्मेदार यहूदी हैं। तब आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने ये महसूस किया था कि उनकी पहचान एक यहूदी की पहचान होकर सिमट कर रह गई है। और आप सोचिए, एक वैज्ञानिक, और जिस भारत संवाद श्रृंखला के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं किताबों की श्रृंखला में, और गांधी हमारे आइकॉन हैं, इस पूरी बातचीत की रीढ़ जिन गांधी के अंतर्गत घूम रही है, तो वो गांधी जी के विषय में आइंस्टीन ने क्या कहा था दूर देश में बैठे हुए कि आने वाली सदियां यकीन नहीं करेंगे कि धरती पर कभी हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति चला था। तो उन आइंस्टीन के ऊपर जब यहूदी की पहचान थोपी जाने लगी और उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जन शिक्षण का काम शुरू किया था, पढ़ाना शुरू कर दिया था। और तब उन्होंने शिक्षा को मनुष्य बनाने की दृष्टि में, समाज को वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से लोगों के बीच, विद्यार्थियों के बीच जाना शुरू कर दिया था। यानी उन्होंने अपनी एक भूमिका जन शिक्षण की तलाश ली थी। यही काम ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले की पहचान दलित की थी, आइंस्टीन की यहूदी की पहचान थी और ज्योतिबा फुले की दलित की पहचान थी। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ज्योतिबा फुले ने अंग्रेज़ों की उस शिक्षा नीति का विरोध किया, एक मसौदा बनाकर तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ ये कह रहे थे कि वो भारत के कुछ विशेष तबके के लोगों को ही शिक्षा देंगे और अगर उसमें से कोई योग्य निकलता है, लायक होता है, तो उसे बाहर पढ़ने की भी सुविधा दी जाएगी। ज्योतिबा फुले ने मांग रखी कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सब लोगों के लिए बराबर और निःशुल्क शिक्षा चाहिए। अंग्रेज़ों ने वो मांग रद्द कर दी और नसीरुद्दीन शाह मुसलमान, यहूदी, दलित, मुसलमान, इस शताब्दी में, इस दौर में जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है कि जब आइंस्टीन और नसीरुद्दीन शाह एक जैसे चिन्हित किए जा रहे हैं, एक जैसी पहचान उन पर आरोपित की जा रही है, और वो पहचान जो उन्हें वध्य बनाती है, जो एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि ये वध्य हैं, और वध्य सिर्फ इसलिए हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का राज है। बहुमत, बहुसंख्यक समाज इस बात से आंदोलित और एकजुट हो सकता है कि किसी अल्पसंख्यक की लिंचिंग कर दी गई है या उसे आदर मानकर, अन्य मानकर, कम श्रेष्ठ मानकर ख़त्म किया जा चुका है। यहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक वेब सीरीज़ याद आती है, लैला। लैला वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई, लेकिन बहुत कम चर्चा उसकी की गई, क्योंकि इसके पीछे भी डर रहा कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। लोगों ने ये तक कहना स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने लैला वेब सीरीज़ देखी है। उसमें शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया चलती है, एक लड़की जिस तरह से विवाह करने के बाद अशुद्ध, 1945 के भारत की एक धार्मिक राष्ट्र की जो परिकल्पना वो फिल्म पेश करती है, तो हम कहीं न कहीं ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि कहीं हम उसी समाज में सचमुच तो नहीं आ गए हैं। जिस चीज़ से हम डरते थे, जिस चीज़ के लिए हमारे ऊपर गुहार न सुनने के आरोप भी लगते रहे थे, वो समय क्या सचमुच आ गया है? और यहीं याद आती है एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक की डायरी में एक लड़की है, किशोरी है, जो बचने के लिए छुपी हुई है और वो अपने रोज़मर्रापन से उस पूरे समय को दर्ज करती है और अंत में वो एक मानवीय दस्तावेज़ बनती है, डायरी। तो जब हम ये किताब पढ़ते हैं, अपनों के बीच अजनबी, तो हमें लैला वेब सीरीज़ याद आती है, एन फ्रैंक की डायरी याद आती है, आइंस्टीन की यहूदी पहचान याद आती है और नसीरुद्दीन शाह का भी ये एहसास में पड़ जाना याद आता है कि अब उन्हें भी मुसलमान ही मान लिया गया है। एक भयानक समाज जिसके बारे में मित्रतापूर्ण ढंग से सब कुछ, जिसका निर्वाह किया जा रहा है, यानी हत्याएं अब इतनी आसान, कम खर्च की और सुविधाजनक हैं, जिसमें सिर्फ भावनाओं का विस्फोट करना है, उन्माद भरना है, नफरत को धीरे धीरे ऐसा बीज देना है कि व्यक्ति खुद ही हत्यारा बन जाए, भीड़ बन जाए, समूह हत्यारा बन जाए
और इस तरह से एक संगठित भीड़ किसी निर्दोष निहत्थे की हत्या कर दे और हम उसे गलत तक न कह पाएं। ये बिल्कुल हमारे समय में हो रहा है। और इसी संदर्भ से जोड़ते हुए फिर मैं सीधे इस किताब पर आता हूँ। यही मुझे याद आती है राही मासूम रज़ा के उपन्यास आधा गांव की भूमिका, जहाँ राही मासूम रज़ा कहते हैं कि मैं यहीं का हूँ, मैं गंगौली का हूँ, मेरे पुरखे यहीं के हैं, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम क्यों चले जाएं, हम तो यहीं के हैं। तो ये जो एक जिद है कि हम यहीं के हैं, ये मिट्टी मेरी है, ये देश मेरा है, ये लोग अपने हैं, हम आपके अपने ही हैं, ये बात भी हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ऐसा बोलने वाले लोगों का धर्म दूसरा है, उनका समुदाय दूसरा है, बहुसंख्यकवादी राजनीति में वो कम वोट हैं और बहुमत हमें शासक बना सकता है, धर्म लोगों को एकजुट करने का एक बड़ा टूल हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए हम इस पुकार को नहीं सुनते हैं कि हम आपके अपने ही हैं? आप हमें क्यों मारते हैं? आप हमें क्यों अपने से इस तरह से अलग देखते हैं जहां हम मनुष्य ही नजर नहीं आते हैं, हम वज्र हैं? तो इस तरह से ये किताब शुरू होती है और किताब शुरू यहीं से होती है कि लेखक इसमें फरीद खान, जो कि कवि हैं और बिहार में इप्टा से भी जुड़े रहे हैं, मुंबई में आजकल फिल्म और स्क्रीन प्ले लिखते हैं, कथा पटकथा के लेखक हैं, तो वो इसमें एक चीज़ कहते हैं कि आपने क्या गौर किया कि मुसलमानों ने बोलना बंद कर दिया है? हम ये महसूस तो करते थे कि धीरे धीरे सारी प्रगतिशील आवाज़ें, सारी प्रतिबद्ध आवाज़ें सलाखों के पीछे जा रही हैं, सारे जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोग देशद्रोही की पहचान हासिल करते जा रहे हैं। हम ये सुन तो रहे थे और हम ये सवाल भी तब बड़ी बेहयाई से पूछते जा रहे थे कि ये फला घटना हुई है तो इसमें मुसलमानों को ये क्यों नहीं बोलना चाहिए? जैसे हिजाब का प्रकरण हो तो मुसलमानों को हिजाब का समर्थन क्यों करना चाहिए? 3 तलाक का अगर मसला है और ये कानून बन रहा है तो मुसलमानों को इसके समर्थन में क्यों नहीं आना चाहिए? यानी जब हम मुसलमानों से बहुत मानवीय मांगों की आस कर रहे थे और उनको इस बात के लिए ताने भी मार रहे थे, तब क्या हमने सोचा था कि मुसलमानों ने तो बोलना ही बंद कर दिया है, उनका तो बोलना ही बंद किया जा चुका है? जब बहुसंख्यकवादी राजनीति में एक अपने आप को सुरक्षा में भी और समर्थन जुटाने के लिए भी ये कह देने वाला कि मैं भी हिंदू हूँ, जब वही सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों जेल गए सारे लोग, कोई डकैत, चोर, आतंकवादी से ज़्यादा तो बुद्धिजीवी ही हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं वो सब बुद्धिजीवी ही हैं, चाहे वो कलबुर्गी हों, चाहे गोविंद पानसरे हों, चाहे गौरी लंकेश हों, ये सब हत्याएं तो बुद्धिजीवियों को ही हुई हैं। तब क्या हम सोच पा रहे थे कि मुसलमानों ने बोलना बंद कर दिया है? और इस किताब में पहली बार हमें द्रवित कर देने वाला वो प्रसंग आता है। होता क्या है, ये चीज़ मुझसे खुद जुड़ गई जब मैंने इसको इस तरह से पढ़ा। एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं लेखक कि एक मुसलमान ट्रेन में बैठा हुआ है और उसको कपड़े से भी पहचान लेने की टैक्टिस, टूल्स समाज में उछाले जा चुके हैं कि कुछ लोग कपड़े से ही पहचान में आ जाते हैं। तब एक मुसलमान को अगर फोन आता है तो वो क्या करेगा? वो अपने संबोधन करेगा, सलाम करेगा, हो सकता है वो इंशाअल्लाह भी बोले बीच बीच में, लेकिन जैसे ही वो ये संबोधन बोलेगा ट्रेन में आसपास के लोगों के बीच में, और ट्रेन जब गुजर रही है जिस दौर से, उसमें मॉब लिंचिंग के वीडियोस हर मोबाइल फ़ोन में अपने आप घुसे हुए हैं, तब वो कितना सहज रहेगा? तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि मुसलमानों ने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उनका बोलना हर जगह उनको पहचान लिया जाना है। और उनको पहचान लिया जाना है का मतलब ये हुआ
कि वो अजनबी हैं, उनके पक्ष में कौन बोलने वाला है। हम मरना मंजूर कर सकते हैं। प्रेमचंद कहते हैं एक जगह कि खड़े हो जाना आत्मरक्षा का अंतिम प्रयत्न है। कोई भी बैठे बैठे मार नहीं खा सकता। जब किसी को कोई मारने आता है तो इंसान कम से कम खड़ा अवश्य हो जाता है। और सामाजिकता भी इसी बात की होती है कि हमारे लिए कोई खड़ा हो गया। पर जब हम उस समाज में हो जहां हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो हमारे अजनबी होने, हमारे अकेले होने, हमारे वध्य होने, इसमें कितना दर्द जुड़ जाता है। तो इस चीज को वो बताते हैं और हम इसको एक तरह से शुरुआत कह सकते हैं कि जहां आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने एक इस किताब की शुरुआती बात कहने की कोशिश की है कि मुसलमानों ने बोलना ही बंद कर दिया। तो फिर जो मुसलमान बोल रहे हैं वो कौन है? वो दरअसल वही मुसलमान हैं जो मुसलमानों को ही संदिग्ध बना रहे हैं। तारिक फतेह बोल रहे हैं, तारिक फतेह खूब बोल रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स में बोल रहे हैं, भारत के कोने कोने में बुलाए जा रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं। और तारिक फतेह के बोलने के बारे में फरीद खान इस किताब के एक चैप्टर में कहते हैं कि तारिक फतेह तो जब बोलते हैं तो जावेद अख्तर के बारे में भी इस तरह से बोलते हैं कि जावेद अख्तर को प्यार करने वाले लोग, जावेद अख्तर को मानने वाले लोग, हमने गाने सुने हैं जावेद अख्तर के, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद तो इंसानों के लिए है, सोचो क्या पाया तुमने और हमने इंसान होके। या कि इस मुल्क में है आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम किसकी मानो। तो तारिक फतेह जब बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हिंदुओं, तुम भी एक मुसलमान की शायरी पसंद करते हो। यानी वो शायर नहीं है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर शायर नहीं है, मुसलमान है। तो मुसलमान होने में भी कोई बुरा नहीं है, तारिक फतेह खुद मुसलमान है और वो मुसलमानों को नसीहत देते ही रहते हैं। तो फिर उनकी इस बात का क्या मतलब है कि हिंदुओं, तुम एक मुसलमान की शायरी पसंद करते हो? तो फिर ये बात वहां से जुड़ जाती है कि तुम क्या यहूदी को पनाह दोगे अपने घर में? जब सेना आएगी बच्चों परिवार को ले जाने के लिए यहूदियों को, तो क्या तुम पनाह दोगे? तो जनता ने कहना शुरू कर दिया, नहीं देंगे। तभी तो ये संभव हुआ। लाखों लोग ले जाए गए, मार दिए गए, कोई जनता सामने नहीं आई, कोई नहीं आया, कोई उठ खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो समाज बनाया जा रहा है जिसमें तारिक फतेह खूब बोल रहे हैं, दूसरे और नेता बोल रहे हैं, जिसमें जो इंसान है उसे दूसरे को धार्मिक पहचान देते हुए यह कहने की कोशिश की जा रही है कि तुम उस धर्म के व्यक्ति को सुन रहे हो। तो फिर ऐसे लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है? ऐसे लोग किसके काम के हैं? तो जाहिर सी बात है, जब हम युवाल नोआ हरारी की सेपियंस किताब पढ़ते हैं तो उसमें वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मानवतावाद भी कई तरह का होता है। जैसे वो ये कहते हैं कि एक नाजीवादी मानवतावाद भी था। जब नाजीवाद आया तो जो यहूदी नहीं थे उनके लिए तो बहुत प्यारे थे, सब कुछ कितना प्यारा था। जो यहूदी नहीं थे उनको लगता था कि उनके लिए सब कुछ खाली कराया जा रहा है, उनको रोजगार बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, गंदगी हट जाएगी, गंदे लोग कम हो जाएंगे या मार ही दिए जाएंगे। तो ये मनुष्यता के नाम पर ही तो हो रहा था। लेकिन किसके साथ हो रहा था कि हम हैं, हम श्रेष्ठ हैं, वे हैं, वे नरक हैं, उनका हमारी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि यही सब चीजें तो तब भी हो रही थी। और जो नाजीवाद, मानवतावाद, तो क्या वो मानवतावाद है? फिर उदारतावादी मानवतावाद की बात वो करते हैं और अंत में जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं समाजवादी मानवतावाद ही मानवतावाद है।
जिसमें लोकतांत्रिक स्पेस हो, जिसमें समाजवाद की संकल्पना हो कि पहचान धार्मिक आधार पर नहीं होगी, लिंग के आधार पर नहीं होगी, जाति के आधार पर नहीं होगी, क्योंकि दुनिया धार्मिक कानूनों से ऊपर उठकर मानवाधिकार आयोग तक आई। मानवाधिकार आयोग बने, हमारे भारत में मानवाधिकार आयोग बना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने, और उनका सिर्फ मकसद यही था कि एक व्यक्ति अगर किसी अपराध में भी गिरफ्तार होता है तो उसके ऊपर जो मुकदमा चलेगा और जो फैसले होंगे वो उसे एक अपराधी मानकर फैसले होंगे, धार्मिक आधार पर नहीं होंगे। तो दुनिया धार्मिक कानूनों से ऊपर उठकर मानवाधिकार कानूनों तक आई, और अब हम अगर उन्हें फिर से जाति और धर्म और जेंडर की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे तो ये आगे जाना हुआ कि ये बर्बरता की तरफ लौटना हुआ। और जैसा कि कहते हैं कि बर्बर हमेशा बर्बरता के लिए आसान और सुविधाजनक उपकरण खोजते हैं, यानी वो खर्च ज़्यादा करना नहीं चाहते। इंसान को जो उसके सत्ता के काम करनी है उसको ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते आसानी से मर जाए। इसीलिए मॉब लिंचिंग का वीडियो बनाया जाता है और उसको वायरल किया जाता है, क्योंकि मरता एक है, मारा एक जाता है, लेकिन दहशत और उसके प्रति एक उस अपराधी के प्रति संरक्षण का भाव सब लोगों के मन में आता है। तभी मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए लोगों के मन में नेता बनने की बात भी उमगती है और उन्हें नेता बनाया जाता है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। और फरीद खान बहुत ईमानदारी से इसमें ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश में अब ऐसे हालात हो रहे हैं कि अगर कोई अपराध हो रहा है और अपराधी अगर मुसलमान है तो वो महाअपराधी है, और अगर अपराधी मुसलमान नहीं है तो ये तो होता ही है। पूरी मानसिकता में जो बदलाव लाया जा रहा है, इस चीज़ को वो इसमें परत दर परत उलटते चलते हैं, समाज की परतें उलटते चलते हैं, जिसको कहना चाहिए कि चादर उलट करके देखना, उसकी बुनाई को उलट करके देखना। तो फरीद खान इस किताब के बीच में ये कहना चाहते हैं कि जिस देश को बहुत मेहनत से और बड़ी योजनाओं के साथ, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला वो पहले समाज सुधार आंदोलन था, और जो यहाँ के योजनाकार थे वो ये जानते थे कि सीधी और पहली प्राथमिकता आज़ादी नहीं है, आज़ादी तो मिलेगी ही, पहली प्राथमिकता समाज सुधार है। और इसीलिए भारत का स्वाधीनता आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन पहले है और उसके बाद आई हुई आज़ादी है। और अब आज़ादी के बाद एक बहुत मजबूत सरकार के झांसे में सारे समाज सुधारों को न्यूट्रल कर दिया गया है। सारे समाज सुधार की जो संकल्पनाएं थी उन सब चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो अब कुछ अंश हम इसमें ऐसे अंशों पे जाते हैं जो बहुत असुविधाजनक कहे जा सकते हैं, यानी इस किताब को पढ़ना, लगातार इस दर्द से गुजरना है कि अच्छा इसका ये मतलब है, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि थोड़ा सा इनकी निंदा की तो थोड़ी सी उनकी भी निंदा कर देनी चाहिए। जैसे जब हिजाब का प्रकरण आया तो बहुत सारे लोग इस बात पे सहमत हो गए कि लड़कियों को हिजाब क्यों चाहिए। ये किताब कहती है कि हिजाब हो सकता है अच्छा ना हो, लड़कियों को पसंद ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति राजनीतिक और धार्मिक, यानी इस समय की पूरी ट्रेजेडी क्या है कि धार्मिक नारा राजनीतिक नारा है और वो एकजुटता के आह्वान के लिए है। यानी कोई लड़की अगर हिजाब पहनती है तो हो सकता है वो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या उसको हिजाब पहनने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति के नारे लगाते हुए आ जाए कैंपस में? ये क्या है? ये कोई समाज सुधार तो नहीं है। ये किसी मुस्लिम लड़की के प्रति करुणा और उसके प्रति एक बंधुत्व का भाव तो नहीं है। एक भाई तो ऐसा नहीं करता है, अपनी बहन की कोई कमी को दूर करने के लिए समाज में वो उसके
सामने खड़ा होकर उसको नारे लगाने लगे। एक भाई तो ऐसा नहीं करेगा, एक पिता तो ऐसा नहीं करेगा, एक उसका प्रेमी, उसका दोस्त तो ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा जो कर रहे हैं वो कौन है और वो बाकी जगहों में क्या कर रहे हैं? जब इसकी पहचान होती है तब पता चलता है कि ये एक समुदाय को अकेला, अजनबी और वज्र बनाने की एक पूरी विशाल परियोजना का ही एक हिस्सा है। और इस तरह की चीज़ों को हम इस किताब में घुसते जाते हैं, चाहे लेखक अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताता हो। फरीद खान कहते हैं कि मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम वैसे मुसलमान नहीं हो। तो मैं कैसा मुसलमान हूं? मतलब तुम ऐसे मुसलमान हो, उसका लब्बो लुआब ये निकलता है कि जिसके सामने मुसलमानों की निंदा की जा सकती। क्योंकि मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो अपने धर्म, मजहब और ये वो सब चीज़ों की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। वो कट्टर होते हैं, वो आक्रामक होते हैं, पलटवार कर सकते हैं। तो तुम वैसे मुसलमान नहीं। तो वो ये कहते हैं कि मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं। लेकिन जब मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं तब भी वो ये कहते हैं कि जब मैं मेरे जैसे ही या खुद को जब कहीं कमरा ढूंढने के लिए जाता हूं, जब किसी ऐसी बस्ती में जाता हूं जहां मुसलमान अलग से रहने लगे हैं, और वो पहचान बताते हैं। आप किसी भी शहर में मुसलमान मोहल्लों में चले जाइए तो वहाँ कौन लोग रहते हैं। वो कहते हैं फरीद खान इस किताब में कि जो मुसलमान हैं वो तो सीधे सीधे जैसे ही कुछ एक प्रगतिशील या एक सम्मानजनक सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत हासिल करते हैं तो वो वैसे भी अपना मोहल्ला छोड़ देते हैं। और उस मोहल्ले में जो लोग बचते हैं वो ठेले वाले हैं, उनके सबके धंधे आपस में मिले जुले हैं। कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, और वो सब आपस में गूंथे हुए हैं। उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। तो अब वो फिर कहते हैं कि मुसलमान गंदे रहते हैं। तो ये कहते हैं कि जब मुसलमान गंदे रहते हैं तो आप ये बताइए कि आप उनकी सफाई के लिए क्या करते हैं। आपने उनकी बस्तियों में जा कर के और उनके आसपास चिकित्सा की, शिक्षा की क्या व्यवस्था की? तो इसका कोई जवाब नहीं। तो एक एक प्रश्न जो इस समय का है जिसमें हम उलझ जाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रगतिशील सोच के होने के बावजूद उलझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है यार, ये हम इस मानसिकता में आ जाते हैं कि ठीक है यार, अब किसी का मुसलमान होने के कारण समर्थन नहीं करना है। तब ये हमारे दिल पे हाथ रखती है, हमारे कंधे पर सर रखती है ये किताब, और ये कहती है कि जिस तरह का देश बन रहा है, जिस तरह का बनाया जा रहा है, तो आज किसी इंसान को अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान होने के कारण उसके साथ खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमान होने के कारण ही उस पर खतरा हो सकता है, और कोई खतरा नहीं है उसके ऊपर। वो हुनरमंद है, वो कुछ भी करता है, मेहनत करता है। खतरा इसी बात के लिए है कि वो मुसलमान है, तो उसे उसके रोज़गार से बेदखल किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इनके कारण बाकी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, या कि अगर उसका होटल का भी बिजनेस है तो ये कहा जा सकता है कि ये आटे में थूक मिलाते हैं। तो जब मैं इस किताब से गुजरने लगा तो मैं दहल गया। मुझे वो तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस याद आने लगे। मैं जिस शहर में रहता हूं मुझे भी एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। होटलों के नाम थे सिलसिलेवार, होटलों के नाम थे, अंग्रेजी नाम थे सारे, और नीचे लिखा हुआ था उनके असल मालिकों के नाम, वो सब मुस्लिम मालिक थे। और उस मैसेज की अपील ये थी कि ये सारे होटल मुसलमानों के हैं और ये लोग अपने रसोई में इस तरह से काम करते हैं। यहाँ रुकना, यहाँ खाना सीधे धर्म गंवाना है, और भारतीय इंसान का धर्म चले जाने वाला हो तो वो तो जान दे देगा। धर्म नहीं जाना चाहिए, जान चली जाए। इस तरह से भारतीय समाज है। तो
ये घटना हो गई। उसके बाद मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि बड़ी राजकीय बैठकें हो रही हैं मुख्यमंत्री स्तर की, और ये कहा जा रहा है कि होटलों का नामकरण किया जाएगा, हिंदीकरण किया जाएगा। होटल मालिकों से अपील की जा रही है कि आप अपने होटलों के नाम हिंदी में रखें। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि हिंदी में नाम क्यों रखे जा रहे होंगे? क्योंकि अंग्रेजी नाम रखने में तो एक सुविधा है, पहचान शायद उसमें छुपी रहती है। तो हिंदी नाम करो और सामने आ जाओ, और जब आप सामने आ जाओ तो आपका ग्राहक आपसे बाहर चला जाएगा और आप रोजी रोटी से बाहर हो जाएंगे, एक व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। तो ये मेरा अनुभव था जो इस किताब से और पुख्ता होता है। और हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे इसमें कहते हैं, उपनिषद गंगा का एक उदाहरण इसमें देते हैं फरीद खान, और उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए भी शुक्रगुजार माना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, जैसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ काम किया, और उपनिषद गंगा सीरियल में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने हिंदू समाज का जो मूल स्वभाव है उसको उन्होंने परखा, जाना। इप्टा में काम किया उन्होंने, बहुत सारे ऐसे नाटक किए। तो कहते हैं फरीद खान, यानी वो जो कहते हुए प्रतीत होते हैं उसमें ये भाव निहित है कि जो हिंदू का मानस है वो इस तरह का अलगाववादी नहीं है, और ये जो अलगाववादी हिंदू है ये हिंदू बनाए जाने के प्रोजेक्ट में शामिल कोई और ही समूह है। और इसमें फिर वो ये बात भी डिस्कस करते हैं कि जैसे मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, हम लोग बहुत सारी खबरों से वाकिफ़ हैं, सफदर हाशमी भी मारे गए। फरीद खान कहते हैं कि मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी लेकिन तब उनको अपराधी माना जाता था, मॉब लिंचिंग को अपराधी माना जाता था। ये पहली बार ऐसा समय आया है, आता जा रहा है, जिसमें मॉब लिंचिंग एक पराक्रम है, मॉब लिंचिंग एक किसी बड़ी सफलता की पूर्व योजना है, पूर्व पीठिका है। तो वो ये कहते हैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए। इसमें एक चैप्टर भी है 34 नंबर पेज पर, और उस पर बहुत कुछ बात मैंने की, इसलिए मैं सीधे आता हूँ जिहाद पर। जो लोग भी भारत में रहते हैं और थोड़ा बहुत राजनीतिक ढंग से हेट स्पीच या कि राजनीतिक उद्वेलन या नए नए मुद्दे, एजेंडा आधारित पत्रकारिता द्वारा उछाले गए जो मुद्दे हैं उनसे दो चार होते हैं, वो जिहाद शब्द ज़रूर सुनते हैं। तो जिहाद का बड़ा अच्छा इसमें उदाहरण देते हैं, 122 नंबर पेज पर है कि जिहाद को इन्होंने क्या बना दिया है, और यूपीएससी जिहाद का ये उदाहरण देते हैं। और हम लोग भी धीरे धीरे अब ये समझने के लिए हो गए थे। एक बार किसी क्लब हाउस में कार्यक्रम के दौरान बात हो रही थी, तो ये हुआ कि सूफियों ने बहुत ज़्यादा कृष्ण को माना है, और कृष्ण को उन्होंने अपने गायन में, अपनी शायरी में, जो सूफ़ी लोग हैं उन्होंने शामिल किया है कृष्ण को। तो इरफान साहब ही मजाक में बोले थे कि क्या ये सूफ़ी कृष्ण जिहाद कर रहे थे क्या? कृष्ण जिहाद भी कोई जिहाद होता है क्या? यानी आज जो कुछ भी है वो सब जिहाद में डाल दिया गया है। तो एक छोटा सा, जैसे ये कहते हैं, आपने कई तरह के जिहाद सुने होंगे, लेकिन सांप्रदायिक सत्ता के काल में जितने जिहादों का आविष्कार किया गया है उतना तो उस अल्लाह ने भी नहीं सोचा होगा जिसके नाम पर जिहाद होता आया है। तो लव जिहाद, कोरोना जिहाद के बाद मार्केट में नया नया आया है यूपीएससी जिहाद। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में इस देश का दक्षिण पंथ ज़रूर इसके लिए कुरान और हदीस से कोई उदाहरण भी निकाल कर लाएगा। उनकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। 18-18 घंटे आखिर किसके लिए मेहनत की जाती है? आपको एक ऐसे बंदे की बात बताता हूँ जो सुदर्शन चैनल का एंकर है, सांप्रदायिक एंकर है निश्चित रूप से, जिसने यूपीएससी जिहाद का आविष्कार किया है। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उसका कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए, उससे उन्माद फैलेगा,
तब मुझे इसके बारे में पता चला, इसलिए मैंने वह कार्यक्रम नहीं देखा। लेकिन मैंने 23 सितंबर 2020 के lallantop.com के पड़ताल के तहत लिखे गए आलेख को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि नल ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि समाज में जहर घोलने का काम भी किया है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जहर घोलने वाले इस व्यक्ति के बजाय कि सरकार उन लोगों को यूपीए के तहत जेल में डाल देती है जो उसकी नाकामी को उजागर करते हैं। तो इस तरीके से जिहाद, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब टहलना जिहाद, घूमना जिहाद, हंसना जिहाद, रोना जिहाद, स्कूटर जिहाद, बड़ा पाव जिहाद, लिट्टी चोखा जिहाद, मसाला डोसा जिहाद, अल्फांसो जिहाद, मालदा जिहाद, लैपटॉप जिहाद, मोबाइल जिहाद, हेडफोन जिहाद आदि आदि विभिन्न प्रकार के जिहाद का आविष्कार हो जाएगा। यकीन मानिए उतनी तो हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे जितने जिहाद आने वाले दिनों में हो जाएंगे। लोग रेस्टोरेंट में जाकर कहेंगे कि एक प्लेट इडली जिहाद देना, तो वेटर कहेगा वह तो शाम को ही ख़त्म हो जाता है साहब, बहुत डिमांड है उसका, आप ढोकला जिहाद ले लीजिए, थोड़ा सा बचा है। बिरयानी जिहाद ऑर्डर करने वाला कहेगा कि मिर्च थोड़ा कम रखना। हर जगह मेनू कार्ड में कुरान और हदीस के उद्धरण छपे होंगे ताकि कोई यह न कह पाए कि इस्लाम में तो बर्गर जिहाद माफ़ कीजिएगा है ही नहीं। जो इनकार करे उसके मुंह पर दे मारो मेनू कार्ड कि देख कुरान में यह लिखा है बर्गर के बारे में और हदीस में लिखा है पास्ता जिहाद के बारे में। तो थोड़ा सा हंसी भी आती है जब लेखक इस तरह की बारीकी में जाता है। लेकिन क्या करे एक लेखक जो भुक्तभोगी भी है, यानी इतने छोटे छोटे डिटेलिंग में क्यों जा रहा है एक लेखक कि जहां खाने पीने की चीजों के नाम से भी जिहाद होंगे, क्योंकि बात अब खाने पीने तक तो पहुंच ही गई है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं मांस के नाम पर हुई हैं, जांचों में क्या हुआ। और इस किताब में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जो लिंचिंग हुई, जो हत्या हुई, उसका भी वो मुद्दा उठाते हैं इसमें कि भाई वो इंस्पेक्टर एक मॉब लिंचिंग की ही जांच कर रहा था और वो लिंचिंग में मार दिया गया। तो अगर आप अपराध रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अपराधियों द्वारा मार दिए जाएंगे। तो उम्मीद कौन है समाज की? सुबोध कुमार सिंह जैसे लोग। लेकिन अगर सुबोध कुमार सिंह जैसे लोगों की लिंचिंग कर दी जाएगी तो उम्मीद किस चिड़िया का नाम है, वो किस पेड़ पर रहती है? और जो बहुत सारे समन्वयवादी, समरसतावादी और किसी अतीत के महान स्वर्ण युग की कल्पना में खोए हुए हैं, उन्हें वो युग कहाँ मिलेगा अगर अपराधियों को सलाखों के पीछे ले जाने वाले लोग मारे जाएंगे, वो भी लिंचिंग में। तो इसके संदेश क्या हैं? और आगे बढ़ें तो कह सकते हैं कि किताब के मुद्दे कौन कौन से हैं। भाई हमने इतनी सारी चीज़ें बताई तो कोई आप में से ऐसा सोच सकते हैं कि भाई संक्षेप में बताएं कि क्या क्या मुद्दे हैं। तो इसके जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दा है वो सांप्रदायिकता है। और जो सांप्रदायिकता का एक पूरा प्रोजेक्ट है जो पूंजीवादी मशीनरी से मिल गया है और राष्ट्रवाद में जो वैधानिक रूप पा चुका है और धार्मिक राष्ट्रवाद में जिसने वैधानिक स्वरूप हासिल कर लिया है, विषय तो मूल इसका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ही है। और फरीद खान इसमें अपने बहुत ही गहन पर्यवेक्षण, समाज के बीच में संवाद करने, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो हर तरह के लोगों को, चाहे वो उनकी जासूसी भी करता है। वो कहते हैं कि अगर मैं फेसबुक में कोई पोस्ट लिखता हूं और अगर वो गलती से किसी मुसलमान के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाली है तो कोई अचानक से मित्र प्रकट हो जाता है और वो बताता है कि आपने उस विषय पर क्यों नहीं बोला या आपने तब ऐसा क्यों नहीं कहा। और इसके अलावा उसका मेरी किसी पोस्ट से, मेरे किसी लिखने पढ़ने से कोई संबंध नहीं। वो बस इतना ही कहने आता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये इतने सारे लोग आखिर कौन लोग हैं, कहां से आते हैं?
तो मूल मुद्दा तो यही है कि जो एक सांप्रदायिकता का जो एक महा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें भारत में जर्मनी जैसे हालात बनते जा रहे हैं और मीडिया लगातार उसको नफरती माहौल को लगातार हिंसक बनाता जा रहा है, बच्चों तक को उसको ये उजागर करती है और सांप्रदायिकता को केंद्र में रखती है, लेकिन ये बाकी उसके साथ चलने वाले सवाल उठाती है। जैसे इसका नागरिकता एक बड़ा विषय है और आपने देखा है कि कोविड काल जब शुरू हुआ और जो सबसे बड़ा आंदोलन एक तरह से कोविड के कारण बंद करना पड़ा वो था शाहीन बाग का आंदोलन। और शाहीन बाग के बाद जब कोरोना की पहली लहर आई और शुरू ही हो गया था कोरोना और कहा भी जा रहा था कि कोरोना को बढ़ा रहा है आंदोलन, और उसके बाद जो जमातियों का जो मसला उठा और उसमें ये बताया गया कि कोरोना स्प्रेडर उनको कहा गया, कोरोना फैलाने वाले उनको कहा गया। और तो कहते हैं कि वो जो एक तरीके से नागरिकता के खिलाफ, जो नागरिकता कानून में बदलाव के खिलाफ जो आंदोलन था वो कोरोना के कारण रुकता है, बंद होता है, और उसी दौरान एक घटना ये घटती है कि उसी समुदाय और समाज के लोग कोरोना बढ़ाने वाले साबित कर दिए जाते हैं। यानी तमाम जनसंचार माध्यमों के माध्यम से समाज में छुपे सांकेतिक रूप में या कि खुले तौर पर ये बात फैलाई जाती है कि कोरोना फैलाने वाले यही लोग हैं शुरुआती दौर पर। बाद में उस पर जो सफाइयाँ आती हैं, उस पर जो माफ़ियाँ मांगी जाती हैं, जो स्टैंड क्लियर किए जाते हैं, उनकी खबरें शायद जनता को याद नहीं होंगी। तो नागरिकता का मसला कैसे उठाते हैं ये किताब? नागरिकता का मसला बहुत ही संवेदनशील ढंग से उठाती है ये किताब और ये कहती है कि जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने सरकार चुनी, अब वही लोग सरकार के द्वारा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं और अब उन्हें ये बताना है कि वो यहाँ के नागरिक हैं और इसके लिए उन्हें कागज़ दिखाना होगा। और वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? कागज़ लाने के संबंध में तरह तरह से बातें आती हैं कि किसी का घर बाढ़ में बह जाता है, किसी को कहीं विस्थापन का शिकार होना पड़ता है, तो कैसे कागज़ कोई दिखाएगा? तब इसमें तरह तरह की घटनाएं आती हैं सामने, तरह तरह के विरोधाभास आते हैं। किसी के नाम में जरा सी गड़बड़ है और उसका कागज़ दुरुस्त नहीं हुआ तो उसको कैंप में ले जाना है। अब इस तरह की जब बातें आ रही थीं तो इसमें वो ये कहते हैं कि एक बड़ा आपको बड़ा दिलचस्प ये लगेगा और बड़ा हैरतअंगेज़ लगेगा। मेरा नाम रानी है, 130 नंबर पेज पर ये प्रसंग इसमें लिखा हुआ है कि नागरिकता कानून के तहत कागज़ दिखाने की योजना, उसके लिए बाध्य किए जाने की योजना कितनी अजीब है और कितनी नामुमकिन भी है। असम की एनआरसी मुहिम में असम की एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री का नाम नागरिकता से हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान थी, जिनके पास न सिर्फ कागज है बल्कि असम के राजनीतिक इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है। विधानसभा के अभिलेखागार में ही उनका नाम देखा जा सकता था। उनके हस्ताक्षर से बहुत सारे आदेश जारी हुए थे होंगे। आते जाते उन्हें सैल्यूट किया जाता होगा। शायद उन्होंने 15 अगस्त को झंडे भी फहराए होंगे, उन्होंने कागज भी दिखाए होंगे। जब उनका नाम एनआरसी से निकाला जा सकता है तो उसका क्या होगा जिसे 2 जून की रोटी के लिए 10 जून की मेहनत करनी पड़ती, जिसे दवाइयों के लिए सरकारी अस्पतालों में लंबी कतार में लगना पड़ता है, जिसे केवल जिंदा रहने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, गांव में जिसके कागज साहूकार के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं, जो मिड डे मील के सहारे बच्चों को पालता और मनरेगा योजना की आस में दिन काटता है, जीवन में संघर्ष करते करते जिसके हौसले इतने पस्त हो चुके हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के सीटी मारने से ही सहम जाता है, उसके लिए ऐसी नागरिकता का मतलब ही क्या है? क्या उसके लिए हालात बदलने वाले हैं? अगर हाँ, तो पहले बताया जाए कि उसके हालात में क्या बदलाव आने वाले हैं।
10 अप्रैल 2021 को bbc.com पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के जरिए इस तरफ हमारा ध्यान तब गया जब एक संस्थान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उस रिपोर्ट का अंश नीचे दिया गया है। मेरा नाम रानी है। मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बोलती हूँ। एनआरसी के विरोध में हूँ क्योंकि हमारे पास घर ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ रखेंगे। पटना के दानापुर स्थित कैंट मध्य विद्यालय में चल रहे बाल सुधार गृह की 10वीं की छात्रा राधा ने 3 फरवरी 2019 को अपने सुधार गृह के रजिस्टर में एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान ये बातें लिखी थीं। रजिस्टर में यह भी लिखा था, एनआरसी और सीएए के कारण लंबे अरसे से रह रहे नागरिकों को अपने भारत में रहने को प्रमाणित करना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों पर पड़ रहा है जिनकी झोपड़ी हर साल बाढ़ या किसी अन्य वजह से टूट जाती है। सरकार की तरफ से जो भी बिल पास होता है, अगर वह यहाँ रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए और हमें ज़रूरी दस्तावेज़ों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह हमारे काम आ सकें। तो नागरिकता के विषय में ये किताब ये खुलासा करती है कि अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है कि जिन्होंने सरकार बनाई वो अपनी नागरिकता साबित करें, वो भी सरकार के सामने। दूसरा या अगला कह सकते हैं मुद्दा उठाती है ये किताब धार्मिक राष्ट्रवाद का। और आप ऐसा कह सकते हैं कि धार्मिक राष्ट्रवाद उसी पूंजीवाद का एक उपकरण होता है जिसमें इस तरह के सवाल और इस तरह की समस्याएं पैदा की जाती हैं, चाहे वो नागरिकता हो चाहे सांप्रदायिकता हो। अब इस किताब को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या सचमुच भारत में मुसलमानों के जनसंहार की कोई बड़ी तैयारी चल रही है, या क्या वो सचमुच हो जाएगा? ऐसा एक प्रश्न मन में उठता है। तो लगता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। हजारों सालों से ये देश इसी तरह से चलता आ रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ कितने सांप्रदायिक झगड़े हुए, शैवों के, वैष्णवों के। सांप्रदायिक झगड़े तो भारत में इतना खून और किसी चीज़ में बहा ही नहीं है। भारत में किसी विदेशी हमले ने इतना खून नहीं बहाया है भारत की धरती पर जितना यहाँ आपसी सांप्रदायिक झगड़ों ने, चाहे वो बौद्धों का संहार हो और चाहे तरह तरह के संप्रदायों का आपसी संहार हो। तो लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये सब फरीद खान या इस तरह के लेखकों की कोई एक अतिरिक्त डर है ये, और मन में लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर धर्म संसद की खबरें आने लगती हैं। यानी धर्म संसद होती है, और हम लोग तो धर्म संसद के नाम पर विवेकानंद का नाम जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे और जो ये मानते थे कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वो गए थे और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की बात की थी, भारत को महामानव समुद्र कहा था। हमारे सामने तो धर्म संसद का वो एक है जिसमें उन्होंने अमेरिकी भाइयों और बहनों कह के सबको चौंका दिया था। लेकिन जब हमारे सांप्रदायिक मीडिया में, धार्मिक राष्ट्रवादी मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं जिसमें खुले तौर पर और बहुत ही बुलंद, हालांकि बुलंद जैसे शब्द की तौहीन नहीं करनी चाहिए, इसके साथ जोड़ करके बहुत ही उत्तेजक और बर्बर ढंग से कहा जाता है कि हटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, तो फिर लगता है कि कुछ न कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है जो बहुत दर्दनाक है, जो बहुत क्रूर है, जिसमें करुणा नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि हम तो राम को भी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम राम को नहीं जानते। क्या भारत में पौराणिक मिथकों को, कहानियों को, इतनी चीज़ों को पढ़ने वाला कोई आदमी क्या राम के बारे में ये नहीं जानता है कि राम किसी बर्बरता से खुश नहीं होंगे? राम ने अपने जीवन में बर्बरता का कब समर्थन किया? और
राम नाम स्मरण का ये कौन सा दर्शन विकसित हुआ है जिसमें जब किसी को मारा जाएगा तो वो राम का नाम लेगा। तुलसीदास जिनके बारे में कहते हैं अंतिम रूप से कि कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो मोहि राम। तो फिर लगता है कि ये राम के भी नए अवतार का कोई राजनीतिक युग है, जिसमें शायद वो राम हम लोगों से अभी अछूते रखे गए हैं। हम तो अपने राम को सीने से चिपकाए घूम रहे हैं, राम राम भाई, राम राम अब्दुल भाई, वो भी कहते हैं राम राम गजाधर भाई। तो अभी अब्दुल और गजाधर राम राम करते हैं, लेकिन धर्म संसद में नारे तो ये लग रहे हैं कि जब वो काटे जाएंगे तो चिल्लाएंगे। तब फिर लगने लगता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मुगालते में रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो है, कोई न कोई नफ़रत तो है जो गहरे पल रही है, पाली जा रही है, पोषी जा रही है, और ये किताब हमें बताती है। इस किताब से हमें पता चलता है। और अगर आप कहें सबसे बड़ी जो बात अंतिम रूप से जो किताब कहती है कि ये जो सब कुछ चल रहा है इस देश में, जिसको ये नोट्स और छोटे छोटे और कोई प्रकरण नहीं छोड़ती है, चाहे वो सुल्ली डील्स के हो, नीलामी हो, या 3 तलाक, कोई भी मसला, कोई भी मसले को ये किताब अगर इसके केवल टाइटल पढ़ दिए जाएं तो आपको आपके समय का पूरा दस्तावेज सामने आ जाएगा। और यहीं आपको ये भी लग सकता है कि सोशल मीडिया की बहसें भी इसमें शामिल हैं। अगर अशोक कुमार पांडे ने, ओम थानवी जी ने कोई बात कही है मनुष्यता के पक्ष में, तो उसके भी इसमें संदर्भ हैं और उनके प्रति आभार है। तो जो लेखक इस किताब के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हुआ क्या है, मानवता की वैधानिक हानि हो रही है। मानवता की वैधानिक हानि इस अर्थ में हो रही है कि राज्य बना किस लिए है, संविधान बना किस लिए है। संविधान इसलिए बना है कि लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे और उनके बीच में समानता होगी, उनको भाईचारे में रहना मिलेगा। इसके लिए राज्य है। और अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलेगा। संविधान के मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये किताब ये कहना चाहती है कि सांप्रदायिकता, नागरिकता, धार्मिक राष्ट्रवाद के बहाने इस पूरे उपमहाद्वीप में जो अपनी सहिष्णुता, अपनी एकता, अपनी विविधता और अपनी सांस्कृतिक सृजनात्मक एकजुटता के लिए ख्यात है, वो धीरे धीरे मनुष्यता की वैधानिक हानि में पड़ गया है। यानी अब अगर अपराधी इस धर्म का है तो उसके साथ ये न्याय होगा, और अगर वो उस धर्म का है तो उसके साथ वैसा न्याय होगा। तो जो अब कहते हैं कि जब बाड़ी खेत खाए तो कौन बचाए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किससे उम्मीद करें। तो इस तरह से ये एक मर्मांतक अपील करती है ये किताब कि हमारे स्टेट को संवैधानिक होना पड़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपने ही लोगों के द्वारा बनाए संविधान को अपने को ही आत्मार्पित किया गया था। इस संविधान को हमने ही बनाया है, हमने ही अपने ऊपर लागू किया है और हमने ही कसम खाई है कि हम इसको मानेंगे। तो अब हम क्यों उससे पीछे हट रहे हैं और क्यों अपनों को अजनबी बना रहे हैं। अपने आप में एक मार्मिक अपील है कि जो अपने हैं, जैसे मैं इस बात से अपनी बात को कह सकता हूं कि मुझसे भी पाप होते हैं, मैं भी कुछ पाप करता हूं। जैसे अभी तुरंत जो मुझे याद आ रहा है,
तो मैं अपना पाप ये कह सकता हूँ कि मैं अपने माता पिता से अच्छा खाना खाता हूँ रोज़। मैं बेटा हूँ उनका, उन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और मैं रोज़ उनसे अच्छा खाना खाता हूँ। वो रोज़ मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं रोज़ उनसे कम मेहनत करता हूँ और मैं उनसे अच्छा खाना खाता हूँ। तो इस पाप मुक्ति से मेरा क्या रास्ता क्या है कि मेरे माता पिता मुझसे कम अच्छा खाना ना खाएं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि सरकारों को माता पिता जैसा होना चाहिए। सरकार तभी सरकार हो सकती है, अच्छी सरकार हो सकती है। मजबूत तो कोई भी हो सकता है, मजबूत तलवार से मजबूत, लोहे से मजबूत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फूल सबसे मजबूत माना जाता है। और मैं ये बात एक कवि के सामने बोल रहा हूँ, पवन जी के सामने ये बोल रहा हूँ कि फूल ही लोहे से मजबूत होता है और उसी की गमक, उसी की महक समाज को सुंदर बनाती है। तो जब ये अपेक्षा की जाती है कि सरकार को माता पिता होना चाहिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने जो अपने भीतर एक संविधान को अपनाया हुआ है उसके प्रति वो पूर्णतः प्रतिबद्ध होगी। और जब तक सरकारें अपने ही बनाए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और उससे मजबूर नहीं होंगी, तब तक मानवता संभव नहीं है। मानवता संभव नहीं है, लोकतंत्र संभव नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद संभव नहीं है। तो ये एक लेखक हमारे सामने ये बात सामने लाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। और हम अगर इस तरह से कहें कि जैसे मंटो का एक प्रसंग है कि एक बार अशोक कुमार उनके घर आए हुए थे और उनको जब वो निकालने ही वाले थे तभी दंगे हो गए और मंटो ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और जब ले जाने लगे तो एक तरह से लिहाज में वो बचे। तो मंटो ने ये कहा कि अगर आज अशोक कुमार पर एक भी पत्थर पड़ता है तो ये मंटो, जिसका सर न हिंदू है न मुसलमान है, हमेशा के लिए झुक जाएगा। तो भारत का संविधान, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भारत की खुदाई में बुद्ध मिलेंगे। बुद्ध ने पहली बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य को देखना सिखाया। तो ये किताब एक अपील करती है कि हम इस चीज़ से भी ऊपर उठें कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण नहीं बचाएंगे। हम इसलिए बचाएंगे क्योंकि हम इंसान हैं और हम किसी को मरता हुआ या मारा जाता हुआ नहीं देखेंगे। और इसमें एक राजनीतिक सवाल फिर ये उठता है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो पहचान में हम और वे का अलगाव जानबूझकर पैदा करते हैं सिर्फ एकजुटता के लिए, यानी मतों की एकजुटता के लिए। तो एक उत्तरदायित्व का बोध भी अंतर्धारा के रूप में ये किताब हमें कराती है। अब आखिरी, मेरे ख्याल से आखिर में हम लोग पहुंच रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि है तो एक किताब ही ये, इसका भी एक कवर है, इसका भी बैक कवर है, इसका समर्पण है जो बहुत खूबसूरत है कि महात्मा गांधी और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को समर्पित किया है उन्होंने, यानी एक गांधी और एक सीमांत गांधी, उनको समर्पित किया है। तो ये किताब ही है, ये भी एक किताब है, इसका भी एक प्रोडक्शन है, इसका भी एक वितरण होगा और इसकी भी एक कीमत है। और इसे वाम प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और पेपर बैक में है। माधुरी शुक्ल ने इसका आवरण बनाया है और हमने शुरुआत में बताया ही कि वो किया है। तो इस किताब का शिल्प क्या है, हम इस पर आएँ कि ये कविता नहीं है, हालांकि इसमें कविताएं भी हैं, इसमें फरीद खान की खुद भी कविताएं हैं, इसमें रोहित वेमुला का भी जिक्र है, लेकिन ये कविता नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास नहीं है। तो फिर इसका शिल्प क्या है? तो इसका शिल्प ये है कि हमारा जो ये पूरा दौर है जो 8-10 साल में जो बना है धीरे धीरे करके, इसमें जो घटनाएं हैं छोटे छोटे और उसमें जो मित्र प्रतिक्रियाएं हैं, मित्र बहसें हैं, जिसमें सोशल मीडिया में जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि सब मित्र ही होते हैं, उन मित्र वार्तालापों में
सवाल के माध्यम से और उनके जवाब के माध्यम से एक घटनाक्रम के प्रति जनता को, लोगों को, पढ़ने वालों को एक पारदर्शी स्थिति में पहुंचा देना है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान गंदे रहते हैं, इस कारण हम उनसे नफरत करते हैं। तो हमने मित्र से ये पूछा कि आप उनके मोहल्ले में सफाई के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि कोई भी सभ्यता हो, कोई भी लेखक हो, वो तो हमेशा व्यवस्था से मांग करता ही रहता है, व्यवस्था से सवाल पूछता ही रहता है। और एक लेखक की पहचान उसके सवालों से ही होती है कि उसने कौन से सवाल पूछे। समझाने और मत निर्माण का काम लेखक का नहीं होता। लेखक का काम होता है, इस तरह की किताबों के लेखक का काम होता है कि वो सवाल पूछे और लोगों को सवालों के बीच छोड़ दे। और अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक बहुत मानवीय किताब है, हमें बेहतर बनाती है, हमें अपने देश के प्रति दर्दमंद बनाती है, देशभक्ति के जो चालू लफाजियाँ हैं उनसे ऊपर उठाकर सच्चा देशभक्त बनाती है। और अंतिम रूप से ये कि वो अपनों को अपना समझना सिखाती है। और वो अपने कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो मेरे मन में यही सब बातें आईं और मुझे रखने का, इन बातों को मौका मिला। पवन करण जी का और इस भारत विचार संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बोल पाया।